गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक हमारा रहेगा 9.4.1 जो हमारा है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप डिफाइन कर चुके थे इससे प्रीवियस वीडियो में, और जो आपको इसमें सेकंड लॉ था मोशन का वो क्या था आपको पता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारा है ये डिफाइन करता है किसको, डिफाइन ये करता है फोर्स को। ये हमने पढ़ा था। और फोर्स आपने जो बताया था ये क्या बताया था, फोर्स आपके पास में जो था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके प्रोपोर्शनल रहेगा ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। क्या होगा इसमें ये बात रहेगी क्लियर। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका होगा विद टाइम, ये आपने बात की, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आपने यहाँ पर डिफाइन किया क्लियर। इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपने करना है। देखिए अगर आप कहते हो कि आपका इसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, मतलब हम यहाँ पर क्या लेकर चलें, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट आपका है, ऑब्जेक्ट आपका जो दिया गया मास m का अगर आपके पास में ये ले लिया जाए क्लियर, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m अगर आपका है और ये आपके पास में क्या मूव करता है, अगर ये यूनिफॉर्मली मोशन ये चलता है, यूनिफॉर्म मोशन इसका हो, और मोशन कैसा इसका, ये मोशन होगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, आपके पास में ये बात रहेगी। किसकी बात होगी, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की आपके पास में ये बात रहेगी क्लियर है। अब स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये मोशन होना है, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका इनिशियल वेलोसिटी u से चलता हो, किससे चलता हो, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी u से आपका स्टार्ट किया इसने और ये फाइनल वेलोसिटी v पर पहुंच गया, किसमें पहुंच गया, ये फाइनल वेलोसिटी आपके पास में ये v पर पहुंच गया, और जो इसने टाइम वहां पर लिया, अगर ये टाइम स्मॉल t ये लेकर चलता है, स्मॉल t अगर इसने टाइम लिया है ठीक, और ये जब इसने वेलोसिटी चेंज की v से u टाइम t में, तो इसने किसके कारण ये किया, इसने वहां पर ये किया अप्लाइड फोर्स के कारण। और फोर्स अगर मैं कहूँ कि कांस्टेंट फोर्स मेरा लगा और वो फोर्स आपके पास में F अगर दे दिया जाए, तो आपने यहाँ पर क्या निकालना है, आपने यहाँ पर निकालना है सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम आपके पास में क्या रहेगा वो हमने देखना, और वो मैं कहूँ कि P1 अगर उसे नाम दे दिया जाए, और ये होगा इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास, मास m इनिशियल वेलोसिटी u। फिर आपने क्या देखना है, आपने देखना है यहाँ पर फाइनल मोमेंटम आपके पास में क्या रहेगा, और इसे नाम दे दिया जाए P2 का, और ये आपके पास में मास इंटू फाइनल वेलोसिटी v होगा। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, चेंज इन मोमेंटम आपके पास में कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम आपके पास में यहाँ पर कितना रहेगा, ये P2 माइनस का P1 आपके पास में आ जाएगा। P2 आपका mv और P1 मेरा ये यहाँ पर mu, तो m इंटू वी माइनस यू आपके पास में ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। कितना टाइम इसने लिया, कितना टाइम इसने लिया इस टाइम के चेंज के लिए, टाइम टेकन जो मेरा है ये वहाँ पर स्मॉल t होगा क्लियर है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की आपके पास में यहाँ पर बात होनी है, और वो रहेगा रेट P2 माइनस P1 डिवाइड बाई टी आपके पास में ये आ जाएगा, P2 माइनस P1 डिवाइड बाई टी आपके पास में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका बनेगा। जो सेकंड लॉ की डेफिनेशन थी वो थी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो फोर्स F होगा ये प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, P2 माइनस का P1 डिवाइड बाई टी आपके पास में ये आ जाएगा। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो मैं इक्वलिटी में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, जो मैं इसने ले लिया यहाँ पर कैपिटल K ठीक। अब P2 माइनस P1 की वैल्यू थी m इंटू बी माइनस का u, तो यहाँ से F इज इक्वल टू आपके पास में जो बचा m इंटू कैपिटल K इंटू m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी आपके पास में ये आ गया है क्लियर है। तो K यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मेरा है। अब v माइनस यू बाई टी आपका क्या होगा, आपने रिलेशन पढ़ा था क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी आपने पढ़ा था। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो a मेरे पास में v माइनस यू डिवाइड बाई टी होगा, तो ये एक्सेलरेशन a को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से फोर्स F जो मेरा मिल गया K इंटू एम इंटू ए, मुझे यहाँ पर मिल गया फोर्स F की वैल्यू। अब जो मैंने यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूज किया है, जो हमने यहाँ पर क्या देखा है, हमने यहाँ पर जो यूज करना है किसको,
जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हमारी यहाँ पर बात होगी, ये कुछ इस टाइप का है कि आपके पास में कैपिटल के की वैल्यू 1 आपके पास में आएगी, या फिर यूँ कहिएगा कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के मेरा 1 होगा, तो इसके 1 होने से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मेरे पास में ये फाइनल फोर्स आ जाता है। ठीक, अब जो आपके पास में यूनिट की बात करेंगे, किसकी, फोर्स के एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट हमने देखना है, और ये यूनिट हमने देखनी है फोर्स के लिए। और मुझे पता है कि ये आपके पास में मास और एक्सेलरेशन की यूनिट रखेगा, मास मेरा किलोग्राम में होगा और एक्सेलरेशन मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बनेगा। तो एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी ऐसा यूनिट फोर्स की, और इसको एक कंबाइन नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया वहां पर न्यूटन का, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स को डिस्कवर किया था। और न्यूटन का जो सिंबल होगा कैपिटल एन से आपने इसको लेकर चलना है। क्लियर है। अब अगर देखा जाए तो आपके पास में ये क्या रहेगा, आपके पास में जो यूनिट है वहां पर फोर्स की एस आई यूनिट ये क्या होगी, न्यूटन कैपिटल एन से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। अब किसी भी बॉडी पर लगने वाले फोर्स को 1 न्यूटन कब का नाम दिया जाएगा, इसकी बात करनी है। 1 न्यूटन फोर्स की हमने यहाँ पर बात करनी है। ये कब होगा, देखिए फोर्स एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मेरा है, ये 1 न्यूटन होना चाहिए। कब रहेगा, जब 1 किलोग्राम मास की वैल्यू हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा यहाँ पर एक्सेलरेशन रहे। मतलब मैं ये कहूंगा कि 1 न्यूटन फोर्स तब होगा जब किसी 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट को 1 सेकंड के लिए यूनिट एक्सेलरेशन से मूव करवाया जाता है, तो जो रिजल्टिंग फोर्स उस पर होगा तो वो कहलाएगा मेरा 1 न्यूटन का। ठीक, सिंपली जो फोर्स मेरा है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होगा। अब जो सेकंड लॉ में आपने बताया, जो सेकंड लॉ आपका ही जनरल लाइफ में आप इसको देख सकते हो। इसका जो बेस्ट एग्जांपल आपका है, अगर आप वहां पर एक क्रिकेट बॉल का एग्जांपल लेते हो, किसका एग्जांपल लिया जाए, क्रिकेट बॉल का अगर आप एग्जांपल लेकर चलते हो, आपको पता है कि जो क्रिकेट बॉल आपके पास में है ये आपके पास में सॉलिड बॉल होगा, और इसका जो मास है और जो वेलोसिटी के साथ ये आएगी, स्पिनिंग अगर बॉल आपकी है तो हाई वेलोसिटी से आएगी, तो इसका मोमेंटम हाई होगा। इसका क्या रहेगा, इसका जो मोमेंटम की वैल्यू होगी, ये मोमेंटम आपके पास में हाई मोमेंटम वहां पर रहेगा। अब जो ये हाई मोमेंटम से आती है, तो जो वहां पर आपका फील्डर होता है जो क्रिकेट बॉल को कैच करता है, तो ये कैच करते टाइम बॉल को अपने हाथों को ग्रेजुअली पीछे की तरफ लेकर जाता है कुछ टाइम के लिए, वो वहीं की वहीं उसको नहीं रोकता। क्यों, क्योंकि अगर आप वो जिस डायरेक्शन से बॉल आई थी उसी डायरेक्शन में अपने हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो ये दिया गया है वो अगर ये मूव करवाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो बॉल आपकी कैच करने के बाद रुकेगी, वो उसको एट द मोमेंट नहीं रोकता, मतलब एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी टाइम पर ये रोकता नहीं है, कुछ टाइम उसको लगाता है रोकने में। जब ये कुछ टाइम लगाएगी रोकने में, तो टाइम इंटरवल आपका बढ़ जाएगा। टाइम इंटरवल बढ़ने से जो आपके पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो घट जाएगा। ठीक, मोमेंटम आपका इजीली चेंज नहीं करेगा और उसको इंजरीज नहीं होंगे, लेकिन अदरवाइज वो वहां पर उसी टाइम अपने हाथ से उनको पकड़े हुए हैं, क्लियर है, और वहीं पर रोक लेता है, तो उसके हाथ पर क्या लगेगी, उसके हाथ पर इंजरीज होंगे। तो ये आपके पास में बहुत अच्छी एप्लीकेशन है न्यूटन के सेकंड लॉ की। सिमिलरली आपने देखा होगा वहां पर किसकी बात की जाए, अगर बात करते हो वहां पर जंपिंग की। ठीक, जो एथलीट्स आपके होते हैं जो जंप करते हैं एक ऊंचाई से नीचे की तरफ, तो उनको जो जंपिंग का सरफेस अवेलेबल करवाया जाता है, वो सरफेस आपको पता है कि सॉफ्ट होता है, वो हार्ड नहीं या कंक्रीट आपका नहीं होता। कंक्रीट अगर होगा तो वहां पर आपका मोमेंटम का रेट जो चेंज करेगा वो हाई होगा, उसके कारण उसको इंजरीज होंगे। बट वहां पर अगर क्वेश्चन या आपने गद्दे वहां पर लगाए हैं या फिर आपने वहां पर बेड शीट लगाए हैं, तो उसके कारण आपके पास में क्या होगा, उसके कारण उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का टाइम लेगा, या फिर मोमेंटम या फिर ये कहेगा कि उनकी बॉडी रेस्ट में आने से पहले कुछ टाइम लेगी। ठीक, और उनको इंजरीज नहीं होंगे। अब आपने इससे पहले जो न्यूटन का सेकंड लॉ अब यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में क्या है, आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, कौन सा पढ़ा था आपने, आपने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की आपने बात की थी। और जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका था, तो इसमें वहां पर देखिए जो आपने बात की थी, आपने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट का रेस्ट में रहेगा और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगी।
क्या ना लगे, जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे तब तक ये आपका सेम स्टेट में आपका रहेगा। अब इसको हम सेकंड लॉ से डिफाइन कर सकते हैं। मुझे पता है कि सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन का आपके पास में प्रोडक्ट दिया गया है, और फोर्स आपके पास में क्या था, ये मास इंटू एक्सेलरेशन मेरा था v माइनस का u डिवाइड बाई टी, आपके पास में ये दिया गया था। अगर t से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, f इंटू टी इज इक्वल टू आपको मिलेगा ये m इंटू वी माइनस का m इंटू यू, आपको यहाँ से रिलेशन में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्या लिख लेते हो, अगर u इनिशियल वेलोसिटी आप रेस्ट पर ले लेते हो, जीरो ले लेते हो, ठीक, तो जीरो अगर ये है, एम यू अगर आपका जीरो है, क्लियर है, तो सॉरी आपने यहाँ पर u को रेस्ट में अगर रखा है, u आपका जीरो है, तो अभी ये केस मत लीजिएगा, पहले आप केस कौन सा लेकर चलिएगा, अगर आपके पास में अप्लाइड फोर्स जो था F इक्वल टू जीरो ले लिया जाए, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ले लिया जाए, तो मुझे पता है कि m इंटू वी माइनस का m इंटू यू मेरा जीरो बनेगा। यहाँ से मुझे मिलेगा कि एम वी इजिकल टू एम यू के, ठीक, और ये मुझे क्या देगा, ये मुझे यहाँ पर देगा v इजिकल टू यू के। v इक्वल टू यू का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो फाइनल वेलोसिटी ही रहेगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कब, जब एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है, जब एक्सटर्नल फोर्स आपका क्या है, जीरो है, क्लियर। अब जो इससे नेक्स्ट आपका पार्ट रहेगा इसी के अंदर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। अगर आपने कहा यहाँ पर एक बात और आपने कही थी किसकी, आपने कहा था कि अगर आपके पास में ये इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव करता है तो फाइनल वेलोसिटी यू तक ही चलेगा, एक्सटर्नल फोर्स आपके पास में जब तक उसका जीरो है। लेकिन अगर आप इसको क्या लेकर चलते हो, अगर आप यहाँ पर यू जीरो ले लेते हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी यू को आप यहाँ पर जीरो लेते हो, ठीक, जो अगर आपने यू को जीरो बनाया है तो वी भी आपका क्या बन जाएगा, वी भी आपका जीरो बन जाएगा। जब यू जीरो आपका तो वी भी आपका यहाँ पर जीरो बनेगा। मतलब आपके पास में अगर ये रेस्ट पर था तो ये रेस्ट पर ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं अप्लाई किया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट स्टेट में रहेगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका मोशन का मोशन में रहेगा, और ये मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन में ये रहेगा। तो ये था आपके पास में न्यूटन्स का सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन। अब इसके बाद आपके वहां पर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, 5 एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं, एग्जांपल नंबर 9.1 से 9.5 तक, वो आपने अपने बेसिस पर ट्राई करनी है। थैंक यू।